ग्रेट और रिग्रेट दो अंग्रेजी के शब्द हैं। एक का अर्थ होता है महान और एक का अर्थ होता है पछतावा। तो ये जितना ग्रेट अमेरिका को बनाना चाहते हैं, शायद अमेरिकन रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने किस व्यक्ति को चुन के आगे भेज दिया। साहब विचार करो, 9 लाख लोग जो सरकारी नौकरियों में कल तक बैठे थे, आज उनके पास में नौकरी नहीं है। और अगर दूसरे अर्थ में कहें तो नौकरी है लेकिन नौकरी की तनख्वाह नहीं है। आपको कंपलसरी लीव लेनी है, घर बैठ जाना है और अनपेड रहना, 1 रुपए आपको मिलने वाला नहीं है। कब तक नहीं मिलेगा उसका कुछ पता नहीं। और जिन लोगों को ये कहा गया है कि भाई आपको छुट्टी पे नहीं जाना है, उनकी तनख्वाह का भरोसा नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। आप सोचिए, 9 लाख परिवारों के कितने लोग आश्रित होते हैं। अब ये किस एंगल से अपने आप को महान कहते हैं, क्या हुआ है, सारी बात का विश्लेषण इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते हुए परिवार का, जहां पे हम जियोपॉलिटिक्स और नेशनल इश्यूज को राष्ट्र के हित में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो फिर बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। यहां पे ये जो लाल टोपी के महाराज मिस्टर ग्रिंगो, याद आ रहा है ग्रिंगो शब्द, इन्होंने निर्णय लिया कि भाई हम पूर्ववर्ती जो सरकारें रही है, स्पेशली ओबामा सरकार के टाइम एक निर्णय लिया गया था, उसको हम बदल देंगे। जब से ये आए हैं, ये इनका मिशन जो है वो लगता है जैसे बदलाव ही इनका मिशन है। पता नहीं कौन सा इनका कमीशन है, उस कमीशन के पीछे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हर चीज में बदलाव करना चाहते हैं और आश्चर्यजनक रूप से जब हर चीज इन पे बैकफायर हो रही है, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि तीसरी बार तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। हर पॉलिसी को चेंज करते हुए जब इन्होंने अपनी जनता के ही हित को ठोकरों में डाल दिया, विशेष रूप से ओबामा का लिया वो निर्णय जिसको ओबामा केयर कहते हैं, उसके ऊपर सारा विवाद छिड़ा हुआ है। क्या हुआ है बात समझिए साथियों। अमेरिकन कांग्रेस में एक सदन है जिसे हम सीनेट कहते हैं। 100 सदस्यों का वो सीनेट है। सीनेट में देखा जाए तो बहुमत रिपब्लिकन पार्टी के पास है। रिपब्लिकन पार्टी वही है जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। चुनाव चिन्ह इनका हाथी है, जिसकी इनको समझा जाता है, पहचान होती है। इनके सदस्यों का बहुमत होने के बावजूद भी ये अपने विधेयक को पारित नहीं करा पाए, क्योंकि वहां पारित होने की जो शर्त थी वो थी 60%, लेकिन इनके पूरे वोट इनको 60% नहीं मिले और विधेयक ठप हो गया। यहां पर जो विधेयक की बात हो रही थी उसके लिए जनता की वो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। डिमांड जनता ये कर रही है कि भाई हमें हेल्थ केयर दीजिए। अब आप एक चीज को थोड़ा विचार कर लें, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सामरिक शक्ति में, मिलिट्री पावर में बहुत आगे अपने आप को ये कहते हैं, लेकिन जब हम बेसिक बातें करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी बातों में जब हेल्थ का पॉइंट आप पकड़ेंगे, आप ये आश्चर्यजनक रूप से पाएंगे कि हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम और सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाएं, चाहे फिर वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, और यहां के जो नियम चल रहे हैं, जो थोड़ा लिवरेज, थोड़ी लिबर्टी है, उस माहौल के सामने अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम सर जीरो हम कह सकते हैं। मैं जीरो किस मायने में कह रहा हूं, आज बड़े से बड़ा इलाज आपको कराना है, आपके पास में सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, इंश्योरेंस जो है उसकी रेट्स काफी कम है, और हाल ही में जीएसटी के जो परिवर्तन हुए हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सबको या तो एग्जेम्प्टेड कर दिया गया या तो बहुत मिनिमम जीएसटी के ऊपर इनको रखा गया है। अब साहब यहां अमेरिका के हालात ये हैं कि यदि यहां पे इंश्योरेंस किसी के पास नहीं है, वो व्यक्ति अपना इलाज करवा ही नहीं सकता। करवा नहीं सकता का मायना यह है कि इतना महंगा है कि यहां की औसत आय वाला व्यक्ति उस इलाज से अपनी पूरी इनकम को खत्म कर देगा और इतने बड़े कर्ज में डूब जाएगा कि कर्ज ही उसके लिए एक नया मर्ज बन जाएगा, जिस मर्ज के इलाज के लिए वो कभी खर्च उसने किया होगा पैसा। तो कुल मिलाकर के बराक ओबामा ने सिस्टम शुरू किया था, हेल्थ केयर, ये एक्ट लेकर के आए थे, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, और जनता को राहत थी, वहां की जनता, क्योंकि वेलफेयर स्टेट अमेरिका नहीं है, पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग वेलफेयर में बिलीव नहीं करते। खैर, तो यहां पे क्या हुआ, इस एक्ट को लेकर के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आमने सामने हो गए, क्योंकि जो बराक ओबामा है वो आपको पता होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो एक हॉलिस्टिक वे में पूरी सोसाइटी को देखते हैं, रिपब्लिकन्स का नजरिया थोड़ा छोटा है, नैरो है। यहां पर क्या होता है कि विवाद यह हुआ कि अभी असल में जो रिपब्लिकन पार्टी, सॉरी माफ कीजिएगा, जो डेमोक्रेट्स है, वो जाके लीडर्स मिलने गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई भी थी, लेकिन फायदा कुछ मिला नहीं। कारण यह हुआ कि इस मसले के ऊपर डेमोक्रेट्स जो थे वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये जो एक्ट पारित कर रहे हैं इसमें शर्तें लिखिए कि अफोर्डेबल जो मेडिकेयर जो स्कीम है उसके लिए सब्सिडी यथावत जारी रहेगी, उसे बढ़ाया ही जाएगा।
रिपब्लिकन्स बोलते हैं कि भाई इसको हम सेपरेटली इशू कर देंगे। वो कहते हैं आपकी बात पे विश्वास नहीं है, हम कैसे मान ले, आपको बाद में करना है आप अभी कर दीजिए। क्योंकि सरकार जो है वर्तमान वहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने खर्चों में कटौती करना चाहता है। अब उनको यह सोचना चाहिए कि कटौती किस चीज में की जाए। डेमोक्रेट्स ने कहा कि वैसे शटडाउन की जो पोजीशन आई है, इस सारी स्थिति जहां पे बजट ही पारित नहीं हुआ, अब आप और सरल समझ लीजिए, शटडाउन का सीधा मतलब यह है कि आने वाले साल का बजट ही पारित नहीं हुआ। जैसे हमारे यहां फाइनेंशियल ईयर चलता है आपके अप्रैल से, वहां पे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से वो शुरू करते हैं। अब 1 अक्टूबर से लेकर के आने वाले सितंबर के एंड तक का जो बजट था वो बजट पारित नहीं हुआ, तो अब तनख्वाह किसे देंगे, कैसे तनख्वाह देंगे, पैसा ही नहीं है। अब ये बजट का पारित नहीं होना, इसके ऊपर मैं हिंदुस्तान से तुलना करूंगा और फिर हम ये तय करेंगे कि हम कितनी मजबूत और कितनी सक्षम डेमोक्रेसी हैं। आंकड़े अर्थव्यवस्था के क्या कहते हैं वो सारे एक तरफ, और हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक पावर एक तरफ, सिंस 1947 टू 2025। अब यहां पे जब आमने सामने आए तो ये बात हुई कि भाई आप ये शटडाउन की जब पोजीशन क्रिएट कर देंगे तो अल्टीमेटली घाटा तो देश को होगा। तो डेमोक्रेट्स ने कहा कि हम नहीं चाहते शटडाउन हो, लेकिन हमारी शर्त तो माननी पड़ेगी, जनता के हक में यह फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब समझिए, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर जो अपने आप को द ग्रेट ट्रंप कहते हैं, उनके पास विशेष पावर इनकी कांग्रेस में नहीं है। तो चलाऊ सरकार है, चल रही है। यह स्थिति हिंदुस्तान में हो जाती, बजट पारित नहीं होता तो क्या होता वो आप बेहतर समझते हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा। अब साहब यहां पे असल में विवाद क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि जो अस्थायी अनुदान विधेयक है यानी स्टॉप गैप फंडिंग पैकेज है, इसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसको ओबामा केयर जो एक पॉपुलर टर्म है, के अंतर्गत प्रदत्त प्रीमियम सहायता में निरंतरता सहित प्रावधान जोड़ दिया जाए। मतलब जो उसका प्रीमियम है, उस प्रीमियम में गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है उस इंश्योरेंस के, उसको कंटिन्यू रखने का प्रावधान जोड़े। पहला, जो मेडिकेड कटौतियां कुछ की गई है उनको निरस्त करिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कटौतियां हुई है। और तीसरा, राष्ट्रपति के पास जो कुछ विशेष पावर दिए गए हैं कि वो फंड में कभी कटौती कर सकते हैं, उस शक्ति को नियंत्रित किया जाए या हटा दिया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा फिर तो, फिर पार्स का कांग्रेस का वहां मतलब ही क्या रह गया। अब आगे देखिए, तो रिपब्लिकन समर्थित मसौदे में जो रिपब्लिकन पार्टी लाई है उसमें प्रावधान नहीं थे, यही प्रमुख गतिरोध का कारण बन गया। तो मोटा मोटी आप देखें तो ओबामा केयर इज द मेन सेंटर ऑफ द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे विवाद की जड़ ये है। खबर बनती है, यूएस गवर्नमेंट ऑन ब्रिंक ऑफ शटडाउन आफ्टर सीनेट रिजेक्ट्स फंडिंग बिल्स। ठीक है सर, कब आ रही है, 1 अक्टूबर 2025 सुबह 5:34 पे, ये एनडीटीवी वर्ल्ड ने कवर किया। अगली खबर देखिए कुछ देर बाद 6:37, ये पहली खबर है आपकी 5:34, अगली है 6:37, 1 अक्टूबर यानी आज सुबह की। द हिंदू से कवर करता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स फेडरल एजेंसीज टू बिगिन इंप्लीमेंटिंग शटडाउन प्लान आफ्टर फेलियर टू फंड बिल। मतलब कि तनख्वाह देने का पैसे का जो सरकार को वहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देती, वहां की कांग्रेस बिल पारित करके वो बिल ही पारित नहीं हुआ, तो साहब अब हमारे पास में पैसा नहीं बचा, तो पैसा नहीं बचेगा तो व्यक्ति क्या करता है, कटौती करता। अब दो चीजें समझिए, कटौती यहां पे बेसिकली सरकारी जॉब्स में सबसे पहले होगी। दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक आपकी एसेंशियल सर्विस होती है, एक आपकी नॉन एसेंशियल सर्विस होती है। एसेंशियल सर्विसेज में पुलिस, मिलिट्री, मेडिकल, लाइक ऐसी जो आवश्यक सेवाएं हैं, फायर ब्रिगेड, उनको तो यथावत रखा गया है एसेंशियल को। नॉन एसेंशियल में जैसे टीचिंग स्टाफ है कुछ जगह, कुछ एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में कुछ हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर में, कुछ फॉरेस्ट्री में है, यानी ऐसे जो गैर आवश्यक की सूची में आते हैं, उस ऐसे 9 लाख लोगों से कहा गया है कि भैया आप जाओ अपनी छुट्टी मनाओ। अब इनका कब तक होगा कुछ पता नहीं, तनख्वाह कुछ मिलनी नहीं, जॉब पे ही रहेंगे, जॉब से इनको रेस्टिकेट नहीं हुआ है, लेकिन अब इनको सैलरी नहीं है। अब अगर हम सोचें कि आपको कहे कि सरकारी नौकरी आपकी लग गई साहब, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपको मिठाई खिला दे और कहे कि जाओ सेवा करिए, महीने के एंड पे आपको तनख्वाह तो चाहिए है, कोई कहे तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आप कहोगे भैया ऐसी नौकरी पकड़ो, भूखे भजन ना होए गोपाला, पकड़ो तुम्हारी कंठी माला, हमें नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के, और बचे कुछ जो लोग हैं एसेंशियल वाले, इनकी तनख्वाह पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नॉट श्योरिटी, कोई श्योरिटी नहीं, इनकी ऑन टाइम मिलेगी, कोई कंफर्मेशन नहीं। तो कुल मिलाकर के प्रॉब्लम के अंदर वहां की अर्थव्यवस्था आ गई है और आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि बजट ही पारित नहीं हुआ।
तो अमेरिका में 9 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट है। ट्रंप फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए, 60 वोटों की जरूरत थी, 55 ही मिले। कारण यह है कि 100 सदस्यों में से 53 तो रिपब्लिकन के हैं, 47 डेमोक्रेट हैं, 45 माफ कीजिएगा, 45 डेमोक्रेट हैं और 2 जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने भी वोटिंग कर दी थी फेवर में, ठीक है, बिल के फेवर में। लेकिन फिर भी ये तो 53 हो पाए, 7 लोग घट गए, 55 और 5 लोगों की कमी रही, बिल पारित नहीं हुआ। पारित नहीं होने का मतलब यह है सर कि यहां पे 9 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पे संकट आ गया। बजट पारित अगर कोई सरकार नहीं करा पा रही है तो आप ये समझिए उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। दुनिया के अंदर हम कहें कि साहब दुनिया के जो ठाकुर हैं वो हम हैं, सरपंच बनेंगे तो हम बनेंगे, तो कहते हैं दिया के तले अंधेरा होता है और जो अंधेरा है वो बड़ा घना है। यहां पे तो सिंपैथी वहां के साधारण मानवीय के लिए हमारे मन में आती है कि इलाज के लिए यदि वहां महंगाई बहुत है, सरकार सक्षम है, तो सरकार को सहायता करनी चाहिए। हिंदुस्तान में आयुष्मान भारत योजना, और अद्भुत देखिए 2011 या 12 में राजस्थान सरकार ने, जो कि अशोक गहलोत जी की सरकार हुआ करती थी, बड़ा ही अद्भुत कार्य किया था, बहुत गजब का। फ्री मेडिकल, फ्री दवाइयां दी गई राजस्थान में। इवन उसके साल भर बाद अगले बजट के अंदर पशुओं की भी दवाई निःशुल्क। आज राजस्थान में इलाज कराना इतना आसान है, जिसको शायद भामाशाह योजना बोलते हैं, चिरंजीवी योजना बोलते हैं, और एक आरजीएचएस वाला सिस्टम भी चला सरकारी। तो कुल मिलाकर राजस्थान में आज के टाइम में इलाज कराना बहुत आसान है। उसके लिए सरकार की जो पॉलिसी है वो जिम्मेदार है। अब यहां पे इतने बड़े देश के नेता होकर अपनी जनता को कुछ ना दे सके तो सर फिर क्या ही किया जाए। खैर, एक फैक्ट जानिए, 2018-19 के बाद ये पहला ये शटडाउन है और 81 से ये 15th संघीय शटडाउन है। अब मैं ये बार बार आंकड़ा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1981 से 15वां 15th, हम यहां इंडिया में 1947 से शुरू करके 2025 तक आ जाएं और इवन उस दौर को भी याद करें, 1991-92 का दौर, जिस समय पे हिंदुस्तान में आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की नौबत आ गई थी और तत्कालीन वित्त मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी गए थे आईएमएफ से, वहां से फिर हमें लोन मिला, हमारे को एलपीजी का एक कनेक्शन दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और अमेरिकी नीतियों के हम शिकार हुए थे। उस दौर में जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती थी, उस दौर में भी ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं बन पाई, ठीक है। इसलिए तुलना जारी है और अल्टीमेटली यहां पे शटडाउन की कंडीशन आ गई। तो क्या जो दुनिया के बड़ा बघारते हैं खुद को कि साहब हमसे बढ़ के कोई नहीं, यहां के हम सिकंदर, हम चौड़े बाजार सकड़े, उनके हालात इतने बुरे हैं कि वो अपनी आम जनता को, पॉपुलेशन है कितनी भाई तुम्हारी, हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों का है, यहां पे हमने आयुष्मान योजना दे दी 150 करोड़, सोच सकते हो। इसलिए हम महान हैं, इसलिए भारत महान है। आपकी महानता डिप्लोमेटिक है, आपकी महानता मेटीरियलिस्टिक है, और ऊंचे ऊंचे दीवारें कब भूकंप में धसेंगी पता नहीं चलता भाई, लेकिन वास्तविक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो हिंदुस्तान की जड़ों में हम देख सकते हैं। तो क्या ये पैसे वाले ये भी नहीं कर सकते? आम जनता खड़ी होकर के याद कर रही है ओबामा को, वो कह रहे हैं हेल्थ केयर इज ए फंडामेंटल राइट। भाई ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, फंडामेंटल राइट से भी गहरा मानवाधिकार, पर वहां की सरकार देने को तैयार नहीं है। थोड़ा इतिहास के पन्नों पलटते हैं सर, बहुत पीछे चलते हैं। 2010 में, मार्च 2010, बराक ओबामा ने जब ये सिग्नेचर किए किस हेल्थ केयर बिल पे, सिग्नेचर की इमेज आप देखिए, मार्च 23, 2010 अप्रूव किया बाय बराक ओबामा। और बराक ओबामा ने जो अफोर्डेबल केयर एक्ट लेकर के आए थे, उसके लगभग 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2010 से 2025। लेकिन जब से ये एक्ट आया है उस समय से ही रिपब्लिकन्स इसके पक्ष में नहीं थे, और ट्रंप जो एक बहुत ही वोकल टाइप के लीडर हैं, जो हर बात को बोलने में ही अपनी, उसको कहते हैं शेखी, उनको समझ में आती है कि भाई हम तो बहुत महान हो जाएंगे बोलेंगे, तो ये बहुत प्रारंभ से इसका विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, समझिए। असल में इनका नजरिया जो है, इनका नजरिया यह है कि सरकार के खर्च मिनिमम होने चाहिए, सरकार जो है वो एक तरह से बहुत ही जो लिबरलाइज्ड हम कह सकते हैं, या जो पूरी कैपिटलिस्ट अप्रोच से सरकार चले, वेलफेयर की जगह स्टेट के पास में नहीं, जनता अपना कमाओ, योग्य होगा वो कमाएगा, वो इलाज कराएगा, जो अयोग्य होगा वो रह जाएगा, नहीं इलाज कराएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेट्स ने उस वैल्यूज को अडॉप्ट किया। ये सोशलिज्म के कुछ वैल्यूज हैं सर, ये समाजवाद के कुछ वैल्यूज हैं जो भारत के अंदर शुरू से ही है। बाद में समाजवाद वर्ड हमने बाद में डाला, वो एक अलग मसला है,
लेकिन भारत के नेचर में, संविधान के चरित्र में समाजवादी मूल्य शुरू से रहे। अब आप थोड़ा देखिए, ये ट्वीट जो मैं दिखा रहा हूं ये 23 नवंबर 2017 का है। 2010 की स्कीम है, 2017 का ट्वीट दिखा रहा हूं, 25 में ड्रामा हुआ है। देखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप कहते हैं ओबामा केयर प्रीमियम्स आर गोइंग अप 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 जस्ट एज आई हैव बीन प्रिडिक्टिंग फॉर 2 years। मतलब 17 में बोल रहे हैं तो मतलब ये 2015 में बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि 2 साल से बोल रहा हूं, तो 2015 से ये बोल रहे हैं कि भैया इसके प्रीमियम जो है वो लागत बढ़ती जा रही है। और आज ये मुद्दा क्या है, उस पर्टिकुलर पैकेज की जो कीमत है प्रीमियम के अंदर सब्सिडी सरकार दे। आगे बोलते हैं ये ओबामा केयर इज ओन्ड बाय द डेमोक्रेट्स। भैया हमारा कुछ नहीं है, ठीकरा इनके सिर है, इनका किया धरा है सब, एंड इट इज ए डिजास्टर। ये तो आपदा है, देश के लिए आपदा कह दिया। बट डू नॉट वरी, इवन दो द डैम्स वांट टू ऑब्स्ट्रक्ट, वी विल रिपील एंड रिप्लेस राइट आफ्टर टैक्स कट्स। मतलब हम इसको हटा देंगे, परिवर्तित कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो 17 से ये बातें आ रही थी, और 17 से बातें आते आते आज ये निर्णय हो रहे हैं, और इसको कहते हैं कि भैया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ग्रेट किस ढंग से ये बनाएंगे और कैसे अपने देश की वोट लगाएंगे, ये तो खैर ये जाने साहब, महापुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम एक अद्भुत फैक्ट देखते हैं सर, यहां पे ये तो हमने बात कर ली, लेकिन आप एक चीज और देखें कि सैलरी वगैरह की कटौती, इमरजेंसी सेवाएं वगैरह, सीमा सुरक्षा जारी रहेंगी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पे सर आप देखो, एक तो ये फर्लो मतलब बेसिकली है अनिवार्य छुट्टी, उसके ऊपर लोगों को जाने के लिए बोलेंगे। अब यहां क्या होगा कि जो लोग रहेंगे एसेंशियल सर्विस में, उनकी तनख्वाह में देरी होगी, जैसे आर्मी है, सीमा सुरक्षा है, हवाई यातायात है, इन सबको लेके। बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, अब पैसा ही नहीं है तो अमेरिका में जो इकोनॉमिक आंकड़े रिलीज होते हैं वो आंकड़े रिलीज भी नहीं होंगे, सर्वे करना है, बहुत सारी चीजें हैं सर, पैसे से ही सब चलता है। क्योंकि मैं अभी 3-4 एग्जांपल आपको दूंगा कि अमेरिका में इसी वजह से, इसी शटडाउन की वजह से जो कई बार हो चुका है, उसके क्या क्या वहां प्रभाव हुए हैं, और हंसी आने वाले काम होंगे सर। दूसरी चीज, वैज्ञानिक शोध अनुदान परियोजनाएं रुकेंगी। ये तो ऑलरेडी सब्सिडी को खत्म करना चाहते हैं, ये स्कॉलरशिप को खत्म करना चाहते हैं, तो इनके लिए तो ठीक ही है। लेकिन आप सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो साइंटिफिक रिसर्च या उसके टेम्परामेंट के लिए जाना जाता है, वहां पैसा नहीं होगा, ये चीजें फिर रुक जाएंगी। इसके साथ में नेशनल पार्क, संग्रहालयों का संचालन घटेगा, नागरिक उड्डयन में देरी का जोखिम बढ़ेगा। तो मतलब जहां जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट है और सरकार का बजट लगता है, अब सरकार कहेगी हमारे पास पैसा नहीं है, शटर डाउन करो, घर जाओ। एग्जाम्पल सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, देखिएगा। एक उदाहरण है सर 18-19 का, या 35 दिन का आंशिक शटडाउन था, इमिग्रेशन फंडिंग विवाद हो गया था, उससे जीडीपी का 3 बिलियन का नुकसान किया था सर। इस बार भी आर्थिक असर गहराएगा, क्योंकि अभी माहौल और ज्यादा तंग है, अमेरिका ऑलरेडी अपने लोन से परेशान है। यहां पर पिछले 50 साल में फंडिंग में लटकने की वजह से 20 बार शटडाउन हुआ है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा। यानी सोचिए सर, कितनी ही बार इनके बिल पास नहीं हुए, 50 साल में 20 बार, यानी हर बार लगभग हर अल्टर में। अब हम यही सोच समझ सकते हैं कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब यहां पे 95 से जो शटडाउन हुए, नवंबर 95 में हुआ, 5 दिन तक चला, दिसंबर 95 में 21 दिन का शटडाउन था, सितंबर 13 में 16 दिन, जनवरी 18 में 3 दिन, फरवरी 18 में 1 दिन, और दिसंबर 18 में 35 दिन। 18 के जनवरी, फरवरी, दिसंबर के अंदर कई बिल पारित नहीं हुए, तो मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ, तो ये शर्मिंदगी की बात है। अब यहां से तुलना यदि इस लोकतंत्र के वास्तविक मंदिर से करें, तो हिंदुस्तान ये इस बात का साक्षी है कि आज तक, चलिए नंबर मैं नहीं बोलूंगा, नंबर आप बताएंगे, यदि आप उस वास्तविक नंबर तक पहुंच गए तो निश्चित रूप से आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, और आप कहेंगे कि हां, हम उस देश के वासी हैं, प्राउड होगा इस देश का निवासी होने पे। समस्याएं तो हर देश में है, छोटी बड़ी समस्याएं, आज तनाव, झगड़े, फसाद, विरोध, प्रदर्शन, ये हर जगह होते हैं, और जहां है वहां लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन उसके प्रभाव, उससे बड़े बड़े जो सेठ बने घूम रहे हैं, उनसे तुलना करें तो समझ में आता है हिंदुस्तान कहां खड़ा है। नंबर लिखिएगा सर, आपकी समझ में कहां जा रहे हैं। तो चर्चित शटडाउन का सर मामला देखो, बड़ा ही अतरंगी मामला। 2013 में क्या होता है, शटडाउन जब आया तो अमेरिका और कनाडा की जो बॉर्डर है, बहुत बड़ी बॉर्डर है, मैप आपके सामने है, 8,891 किलोमीटर लंबी। उसको देखभाल करने, साफ सफाई करने स्टाफ होता है, सबको छुट्टी भेज दिया, एक आदमी को रखा केवल कि भैया इतना ही पैसा एक आदमी को तनख्वाह दे पाएंगे। यानी अब एक आदमी के जिम में 8,891 किलोमीटर की पूरी बॉर्डर छोड़ दी गई।
अब ये कितने महान हैं, वो मोदी जी बोलते हैं ना क्या तेजस्वी लोग हैं, तो ये क्या तेजस्वी लोग हैं, सोचो। मैंने बोला हंसी आएगी, बाकी सारे कर्मचारी को छुट्टी पे भेज दिया, अब वो एक व्यक्ति कौन रहा होगा, बड़े सोचने वाली बात है ना। दूसरा देखो, ये तो सर मतलब शर्मिंदगी वाला मैटर। अमेरिका ने दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध लड़े, अपने स्वार्थवश उसने युद्ध किए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका ने किसी देश को, ये वो है सर कि जो भेड़ को पालता है ना सर, उसकी जरूरत होती है ऊन चाहिए सर उसको, भेड़ पे कोई ऊन नहीं छोड़ता, ये कहावत है। यानी हर व्यक्ति जो आपको कुछ पैसा दे रहा है, कहीं आपके लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में लागू होता है, वो आपसे स्वार्थ तो नहीं छोड़ेगा। और 20 देशों की बड़ी कड़वी दास्तान इस वीडियो में देखिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आई बटन के वीडियो में लगा रहा हूं। 20 देशों का सर एक्सप्लेन किया है, एक एक देश की कहानी कैसे बर्बाद कर दिया इसने। यहां पे इनके लिए जो दुनिया भर में लड़े सर देश, तो इनके 24 कब्रिस्तान पूरी दुनिया में बने हुए हैं जहां पे इनके सैनिकों को दफनाया गया है। अब इनके उस ग्रेवयार्ड्स में 24 ग्रेवयार्ड्स में 20 तो यूरोप में है। अब यार एक बात बताइए कि जिस देश के लिए सैनिक मर गया, समर्पित हो गया, वो अपने देश के लिए मरा है, तो सरकार की इतनी तो नैतिकता होगी कि उसका जो अंतिम समय है वो एक तरह से उस स्थिति को ठीक रखा जाए। ये तो नैतिक पक्ष है। आप देखिए सर कि देखभाल का खर्च अमेरिका सरकार उठाती है, 2013 के शटडाउन होने पर ये सारे कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे। मतलब इसका कोई मेंटेनेंस नहीं। इमेजेस में आपको दिखा रहा हूं, कुछ आप देख सकते किस तादाद में यहां पे कब्रें हैं, किस तादाद में। अब ये ऐसे लोग हैं कि ये जिंदा को तो छोड़ो, ये जो मर गए उसके लिए, सैनिक शहीद हो गए, उन शहीदों की शहादत को, उनके समर्पण को, उनके पराक्रम को ये नहीं समझते। तो ये किसके सगे होंगे सर? इसीलिए ये खुद के अपने नागरिकों के ये सगे नहीं है। भारत को तो उम्मीद करना यहां बेकार है। 2018 में शटडाउन में वेतन नहीं मिलने से उड़ानें रद्द हुई। आप देखो सर 18 के शटडाउन में एफबीआई, जैसे इंडिया में सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एफबीआई ने चेतावनी दे दी कि उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके काम में दिक्कतें आ रही है। क्या लेवल, मतलब किस लेवल पे एफबीआई जैसी संस्था के पास पैसा नहीं है कि हम एनालिसिस करें, हम किसी जांच को आगे बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाएं? सीबीआई ये कहे कि जी पैसा नहीं है हमारे पास, कितना आश्चर्य होगा। ये उससे बड़ी बात है सर। तो कुल मिलाकर के कर्ज के तले दबे अमेरिका में। 2001 का कर्ज बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, 3061 लाख करोड़ का कर्ज इनके ऊपर है। तो कर्ज से दबी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। 2024 का ये आंकड़ा है, 2001 से 2024 हर साल बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गए। और वो ही है, यातम जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो और ऋण ले और घी पियो। तो सुख के लिए ये चारवाक के सिद्धांत से प्रभावित मुझे ज्यादा लगते हैं, लेकिन इसको ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे। तो कुल मिला के मेक अमेरिका ग्रेट होगा या रिग्रेट होगा, ये तो आप बताइए। और ग्रिंगो की जो पॉलिसीज हैं वो देश को गर्त की तरफ लेके जा रही हैं। ये दुनिया के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर यहां पे ये अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो बाकी देशों को मौका मिलेगा उस चंगुल से छूटने का। जैसे एक कठोर साम्राज्य का एक नेतृत्वकर्ता, एक क्रूर शासक जिस समय पे कमजोर पड़ता है, जो क्षत्रप जिसे हम बोलते हैं, रीजनल ब्लॉक्स जो होते हैं, वो सामंत, वो अपने राजा अपने हिस्सों को मजबूत कर लिया करते हैं। तो अमेरिका के दबाव में बाकी देश हैं, दुनिया का बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, तो इनके कमजोर होने की स्थिति में भारत और बाकी देश अपने अन्य विकल्पों को तलाशेंगे। नए पावर ब्लॉक्स डेवलप होंगे, क्योंकि ये यूनिपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं, हमारे सिवा कोई नहीं, क्योंकि भारत को इसका कड़वा अनुभव हो चुका है और अब भारत अब इससे दूरी बढ़ा रहा है, अच्छी बात है। तो कुल मिला के इनका डहना, इनका नीचे गिरना अच्छे संकेत देगा दुनिया के लिए भी। तो सर आपका क्या विचार है, एनालिसिस कैसा लगा? उत्साहवर्धन करना जरूर सर, आपसे उम्मीद रहेगी कमेंट करके। और अगर हमारे साथ में फर्स्ट टाइम आप जुड़े नहीं हैं अभी तक, सिर्फ पहली बार वीडियो देखा है या कई बार वीडियो देख चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ में शेयर करिए, बिकॉज यहाँ राष्ट्र हित प्रथम होगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र मुद्दा हो चाहे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो। फिर किसी और वीडियो में आप सबसे मुलाकात करूंगा। ध्यान रखिएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद। बाय बाय।